नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु की। तो ये हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी के अंदर आज हमारा यूनिट है 2। तो हमारा यूनिट 2 है जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो दोस्तों, एनसीईआरटी का टॉपिक शुरू होने वाला है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी 8th क्लास का ये दूसरा टॉपिक है और पहला हमारा जो यूनिट है वो हो चुका है। अब देखिएगा, बात आती है कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। धातुओं के भौतिक गुणों की बात करते हैं। जो धातु होगा वो आघात वर्धनीय होगा। देखो, आघात वर्धनीय क्या होता है, उस पर आघात पहुंचाने पर उसके आकार में परिवर्तन आएगा। तो वो क्या होता है, आघात वर्धनीय, यानी आघात पहुंचाने वाला होगा या खुद वो आघात की तरह काम करेगा, तो आघात वर्धनीय होगा। फिर आती तन्यता। तो देखो, तन्यता क्या होती है, जैसे कि हम पीट के उसको लंबा कर सकते हैं, किसको, धातु को, यानी पीट के उसको हम लंबा कर सकते हैं, उसमें तन्यता पाई जाती है। या उसको गर्म करके, जैसे कि लोहे को डालते हैं ना, लोहा धातु है तो उसको डाला जाता है, तो इसी प्रकार तन्यता पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम उसको लंबा तार बना सकते हैं या किसी का भी रूप दे सकते हैं। और तीसरी बात आती है ध्वनिक। देखो, ध्वनिक का अर्थ क्या होता है, धातुओं में ध्वनिक का गुण यह होता है कि जब उस पर हम आघात पहुंचाएंगे या चोट पहुंचाएंगे तो उससे क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। क्या निकलेगी, यानी ध्वनि निकलेगी। तो वो क्या होगा, आपका धातु होगा। अब बात आती है और गुण क्या होते हैं उसके, उष्मा तथा विद्युत के चालक, कठोरता और चमक। देखो, धातुओं में एक और उसका लक्षण होता है कि उसमें उष्मा, यानी वो उष्मा पाकर, उसमें उष्मा की प्रकृति ऐसे होगी जैसे कि धातु को गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रसार होगा। यानी एक किनारे से आप पकड़ोगे तो दूसरा किनारा जलने लग जाएगा। कारण क्या होगा, उसमें उष्मा एवं ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक। चालक का अर्थ क्या होता है, जिसमें करंट होता है। और कठोरता तो होगी, अगर धातु शब्द आ रहा है तो कठोर तो होगा ही। और चमक भी होती है, जैसे धातु में चमक नहीं होती है क्या, एल्यूमिनियम वगैरह ये सारी धातु होती है, इनमें चमक होती है। तो लोहे में भी चमक होती है। तो एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से, जैसे आयरन लोहा, कोबाल्ट कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, धातु है। क्या है, ये धातु है। देखो, उपयुक्त गुण जिनमें नहीं होता है। देखो, अधातु कौन सी होती है, जिनमें ये गुण नहीं होता है। तो ये गुण किस में नहीं पाए जाते हैं, देखो, अधातु क्या होगी, जिनमें ये सारे गुण नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अधातु। ध्यान दीजिएगा, धातु के बारे में हमने पढ़ लिया कि आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, ध्वनिक होती है, उष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं और कठोर और चमकदार होते हैं। और बात आती है कि अधातु क्या होगी, अधातु में ये सारे लक्षण नहीं होंगे। कैसे, जैसे सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या धातु का रूप है, नहीं, अधातु है। क्यों, ऑक्सीजन कठोर होती है, नहीं, ये तो गैस है। तो इसी प्रकार आपका सबसे महत्वपूर्ण आगे आ रहा है जो Hg है ना। Hg क्या होता है, पारा, है ना, पारा। तो देखो, पारा, मरकरी पारा केवल एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जो Hg है एक धातु है, तो ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है, तो कौन सी हो जाएगी, आपकी Hg पारा। और ध्यान दीजिएगा, सोडियम और पोटेशियम ये क्या है, एक प्रकार की नस्म धातु है, जिसको हम नस्म या नम धातु बोल सकते हैं, और इनको काटा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है, तो सोडियम एवं पोटेशियम। तो सोडियम एवं पोटेशियम धातु है जिसको चाकू के माध्यम से हम एकदम बराबर काट सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। तो ये रही, देखिएगा, आपकी अगली स्लाइड आ चुकी है। तो प्यारी सी स्लाइड है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि जो सोडियम होता है ना, सोडियम जिसको हम Na बोलते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नियोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सोडियम 11, सोडियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, है ना। तो सोडियम पोटेशियम का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, अब देखो, सोडियम और पोटेशियम इनका घनत्व किससे कम होता है, जल से कम होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, पानी पर तैरते हैं। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि सोडियम और पोटेशियम पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि ये पानी के घनत्व से कम होगा इनका घनत्व, तभी तैरेगी। फिर देखो, गलनांक क्या होते हैं, देखिएगा, गलनांक, जैसे कि फेरस का गलनांक हम बात करें तो गलनांक इनके उच्च होते हैं। क्या होता है, उच्च होता है। जैसे फेरस यानी आयरन, आयरन का गलनांक कितना होता है, 1593 सेंटीग्रेड, यानी ये क्या धातु है ना, अपवाद के रूप में माने, अपवाद के रूप में धातु कौन सी हो जाएगी, इनके गलनांक तो आपके इतनी गलनांक है
देखो अपवाद के रूप में गैलियम धातु है, गैलियम जी है, ठीक है। गैलियम धातु क्या होती है, इनको हथेली पर रखते ही ये पिघलना शुरू कर देती है, इसलिए इसका गलना क्या होता है, कम होता है। और अधिकतम किसका होता है, धातुओं का, ठीक है। और अपवाद के रूप में धातु कौन सी हो जाएगी, गैलियम धातु। तो ऐसी कौन सी धातु, गैलियम धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका जो गलनांक होता है सबसे कम होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, गैलियम है। क्यों है, क्योंकि इनको हाथ में रखते ही ये पिघलना शुरू कर देती है, इसका गलनांक कम होता है। आगे बात करते हैं, ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है चांदी, और विद्युत की भी क्या होती है, चांदी ही होती है। तो दोनों की एक ही चीज़ होती है, चांदी, जिसका हम एजी बोलते हैं, जिसका प्रतीक एजी है। ऊष्मा की सबसे कम चालक किस्म होती है, ऊष्मा की सबसे कम चालक है लेड, पीबी। क्या है, लेड या पीबी। तो आपकी सबसे कम चालक हो जाएगी लेड, क्या हो जाएगी, लेड। चलो ये तो बात यहां तक हमने कर ली, अब बात करते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आ जाता है आपका टॉपिक, सामने दिख रहा होगा दोस्तों। आप आराम से ये नोट्स आपको उपलब्ध करा दी जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ में लेना है तो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, उससे पहले आपको क्लास देखनी पड़ेगी, तो पूरी क्लास देखिएगा। अब देखो अधातु के भौतिक गुण की बात करते हैं। तो अधातु के भौतिक गुण हमने पिछले से पढ़ लिए कि तो धातु के गुण नहीं होते, वो अधातु के होते हैं। अब फिर भी कौन कौन से गुण होते हैं तो वो देखते हैं। देखो अधातु में आ जाएगी आपके ठोस आते हैं, द्रव भी आते हैं और गैस आती है, यानी तीनों के तीनों अवस्थाएं अधातु में आपको मिलती है। देखो ठोस के रूप में अगर बात करें तो देखो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ये क्या है, अधातु है। फिर आपकी बात करें द्रव, तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु अधातु होती है, तो द्रव अवस्था में एकमात्र आपकी होती है ब्रोमीन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है तो ब्रोमीन। ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन है, कौन सी है, ब्रोमीन, कौन सी, ब्रोमीन। और गैस, आपकी गैस अवस्था में कौन सी होती है, जैसे कि आपके ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये तीनों क्या है, ये इनके अंग हो गए। अब बात करते हैं रंग की, तो इनमें से रंग किन किन के होते हैं, ये विभिन्न रंग के होते हैं। जैसे कि सल्फर है तो सल्फर पीला होता है, और जैसे क्लोरीन गैस है ये हरी पीली होती है। तो ये क्या है, इनके रंग है। तो अब देखो चमक नहीं, किसकी चमक नहीं होती है, अधातु की चमक नहीं होती है। अपवाद के रूप में हीरा एवं और आयोडीन, इनकी चमक नहीं होती है ना, ये चमकीला होता है। चलो आगे बात करते हैं, हीरा क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है, जो कि क्या होता है, कठोर होता है, और इसका घनत्व तो क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। जबकि पीटने पर ध्वनि नहीं देता है, कौन सा नहीं देता है, ये आपका पीटने पर अधातु ध्वनि नहीं देता है, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। जबकि घनत्व भी क्या होता है इनका, जैसे हीरा अधातु है तो इनका घनत्व क्या कम है, तो यहाँ पर गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। जैसे अपवाद के रूप में मान ले हीरा एवं ग्रेफाइट, तो इनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, जबकि घनत्व कम होता है। तो ये हो गए आपके अधातु के गुण। अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बेफिक्र होकर बता सकते हो। चलो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, भंगुरता, ऊष्मीय एवं विद्युत। देखो अधातु के गुण क्या है, भंगुरता होती है, टूट जाता है टाइम पे। ऊष्मीय एवं विद्युत गुण भी होता है, जो कैसा होता है, कुचालक होता है, चालक ना होकर कुचालक होता है ये, ठीक है। ये क्या हो गए आपके अधातु हो गए। और अपवाद के रूप में ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि क्या होती है, सुचालक होती है। विद्युत के क्या होती है, सुचालक। बाकी क्या होता है, सारा कुचालक होते हैं। अब बात करते हैं धातु तथा अधातु के रासायनिक गुण। क्या बात करने वाले हैं हम, धातु तथा अधातु के रासायनिक गुण। धातु तथा अधातु के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, देखो जब ऑक्सीजन से धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, सारे प्रकृति होगी, कैसी होगी, सारे प्रकृति होगी। तो दो धातु के साथ हम क्रिया कराते हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन। जब धातु प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। जैसे कि मैं यहाँ पर अभिक्रिया करवा रहा हूँ, फेरस, Fe फेरस, जो कि हम लोहा कहते हैं, जिसे प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या जंक, है ना। ये Fe2O3, ये क्या है, आपका फेरिक ऑक्साइड है, या इसी को हम जंक बोलते हैं। जैसे कि आपकी जो लोहा होता है ना, तो लोहे को अगर बाहर रखते हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और जल की उपस्थिति के कारण इसमें जंक लग जाती है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है आपकी। चलो चलो अगला आ चुका है। देखो अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, इसमें किसे कहते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं। और अधातु के साथ और अभिक्रिया कराओ
तो अधातु के साथ अगर आप अभिक्रिया कराओगे तो प्रारंभिक अवस्था आपकी अम्लीय प्राप्त होगी। कैसी होगी? अम्लीय प्राप्त होगी। अगर आप अधातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे तो धातु ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएंगे, अधातु ऑक्साइड है ना। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर सल्फर प्लस जल, तो क्या हो जाएगा? H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त। चलो अगली स्लाइड आ चुके हैं हम। जल के साथ अभिक्रिया, अब बात करने वाले हैं हम जल के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। कि धातु के साथ अभिक्रिया हो गई, अब धातु के साथ हम जल की अभिक्रिया कैसे करते हैं? जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये देखिएगा, सोडियम प्लस H2O। जब हम सोडियम प्लस H2O की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, NaOH, है ना। और आपका क्या बाहर निकल जाएगा? हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। देखो सोडियम क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है, ध्यान देना। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पोटेशियम को भी रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखो आयरन की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या है? एक प्रकार की धीमी अभिक्रिया आती है जिससे जंग लगती है ना। अधातु के साथ अभिक्रिया कराओ, सामान्यतः अधातुए जल तथा जल वाष्प रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं, अपितु वायु में सक्रिय होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अधातु को जल में रखा जाता है। देखो अधातु को किस में रखा जाता है? अधातु को जल में रखा जाता है, क्योंकि अधातु कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे रबड़ को करोगे, रबड़ जल में करोगे तो जल के साथ वो क्रिया करेगा नहीं, अधातु है। तो अधातु है कभी भी आपके किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगी? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। चलो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये रहा आपके अगली स्लाइड। देखो जो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फास्फोरस, तो वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो जल के अंदर रखा जाता है। फास्फोरस को खुला छोड़ने पर यह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया, तो देखो धातु के साथ तो अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। जब अम्लों से अभिक्रिया की जाती है तो रिएक्शन के रूप में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और कॉपर प्लस H2SO4 की अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अधातु सामान्यतः अम्लों से रिएक्शन नहीं करती है। अधातु किससे रिएक्शन नहीं करती है? अम्लों से रिएक्शन नहीं करती है। चलो चलते हैं, अब बात करने वाले हैं हम सारों से अभिक्रिया। देखो सामान्यतः धातु सारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो सामान्यतः धातु होती है वो किसके साथ नहीं करती है? सारों के साथ। जबकि अधातुएं सारों से अभिक्रिया जटिल है। जबकि अधातु की जो सारों से अभिक्रिया क्या होती है? जटिल होती है, जबकि सारों से अभिक्रिया नहीं करती। बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक दूसरे का जो विस्थापन करना क्या है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। समझ में आ गया कि एक जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित तो कर सकती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित या प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। चलो जैसे हमने ले लिया, तो यहाँ पर देखिए सबसे अभिक्रियाशील धातु जिंक, फेरस, फिर आपका कॉपर हो जाएगा ना। जैसे कॉपर सल्फाइड प्लस Zn की अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका जिंक सल्फाइड यानी ZnSO4 प्लस कॉपर अलग से चला जाएगा। फिर कॉपर सल्फाइड प्लस फेरस यहाँ पर हो जाएगा फेरस सल्फाइड प्लस कॉपर। देखो पटाखा में प्रयुक्त अधातु होती है सल्फर। पटाखा में प्रयुक्त सल्फर होती है अधातु, जिसका प्रयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है, वो होता है आपका क्लोरीन। ध्यान देना, क्लोरीन का जल शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। कौन सी अधातु है जिसका प्रयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है? तो क्लोरीन। ग्रेफाइट ये क्या करता है? इलेक्ट्रोड का निर्माण करता है या पेंसिल का निर्माण करता है। गंधक क्या एक प्रकार की अधातु है, जैसे कि अम्ल है, औषधि है, बारूद है, इसका क्या करता है? निर्माण करता है। चलो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।